हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का लेक्चर नंबर 10 और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सॉबर्जिनिटी, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म। इसके बारे में हम लोग और एक बार पढ़े हैं लेक्चर नंबर 1 या 2 में, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में पढ़े थे उस वक्त में, लेकिन अब हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। एक एक चीज को एकदम डिटेल्ड वे में लिखेंगे और जस्ट उसको समझने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो जस्ट क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सॉबर्जुनिटी बोल देगा। ओके, मेरे साथ प्लीज लिखिए, लिखते लिखते समझते हैं सब कुछ। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सॉबर्जुनिटी, ठीक है। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सॉबर्जुनिटी। इसके आंसर्स मेरे साथ आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद मैं समझाता हूं किस तरह से, किस वे में लिखना है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ट्राई कीजिएगा कि हर पॉइंट, मतलब की बात पॉइंट वाइज लिखने का, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख लिख के आपको समझाने का। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, सॉबर्जिनिटी मींस, लिखिए, सॉबर्जिनिटी मींस that the state that the state has independent authority, independent independent authority or power with its supreme law, with its supreme law, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपने लिख लिया, फिर पॉइंट को बदलिएगा। सेकंड पॉइंट, बुलेट पॉइंट देख देख के सब कुछ लिखिएगा। ओके, एग्जामिनेशन में इस तरह से ही अप्रोच आपको बनाने हैं। इसके बाद वाला पॉइंट में लिखिए, इट मींस, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों ये वाला, और 10 मार्क्स के भी आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। इट मींस दैट इंडिया, इट मींस दैट इंडिया हैज द कंप्लीट ऑथोरिटी, कंप्लीट ऑथोरिटी in making internal and external decisions, in making internal and external decisions, internal and external decision लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। एक्सटर्नल डिसीजन, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में लिखिएगा, द स्टेट, द स्टेट, एक मिनट, द स्टेट is not dependent, is not dependent to any other state, to any other state for its affairs, for its affairs, for its affairs. It has, it has
two aspects. It has two aspects, external and internal. इस वे में आप लोगों को पूरा का पूरा लिखना है दोस्तों, किस तरह से लिखना है क्वेश्चंस को मैं आपको सिखा रहा हूं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ओके, अब वापस एक बुलेट पॉइंट दीजिए, इसमें एक एक करके सब एक्सप्लेन करते हैं। लिखिए, एक्सटर्नल सॉबर्जिनिटी, external sovereignty refers to the sovereignty external sovereignty refers to the sovereignty attached to international law, attached to international law, international law. India is, full stop, India is free of any external interferences in its own article, in its own article. अब इंटरनल को यहां पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इंटरनल को एक्सप्लेन करते हैं अभी, चलिए आइए, चलिए नेक्स्ट बुलेट पॉइंट लिखिए, इंटरनल सॉबर्जिनिटी, इंटरनल सॉबर्जिनिटी internal sovereignty refers the relationship between the states, between the states and individual ठीक है, within its territory, ठीक है। तो दोस्तों सॉवर्जिनिटी का पूरा कंसेप्ट इस तरह से लिखना है, एग्जाम में अगर आया तो इस तरह से लिखना है। देखिए, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सॉवर्जिनिटी, मैंने क्या लिखा है, देखिए, सॉवर्जिनिटी मींस दैट द स्टेट हैज इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी, यानी कि आजाद है। स्टेट मतलब क्या, पूरा का पूरा कंट्री को ही स्टेट बोला जाता है। पूरा कंट्री आजाद है और अपने लॉ, अपने पावर्स उनके ही पास है। मतलब कि इंडिया अपना कानून, अपना पावर खुद ही डिसाइड करेगा और खुद ही अपना कानून बनाएगा, ठीक है। उसको कोई दूसरा कंट्री कंट्रोल नहीं करेगा, इंडिया को खुद इंडिया ही कंट्रोल करेगा। सिंपल सा बात है, इसका मतलब यही है, ठीक है। इट मींस दैट द इंडिया हैज द कंप्लीट ऑथोरिटी इन मेकिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस। अगर कोई भी डिसीजंस लेना होगा तो वो खुद इंडिया लेगा, दूसरे कंट्री पर यहां पे निर्भर नहीं रहेगा। क्लियर है। और थर्ड पॉइंट में क्या लिखे, द स्टेट इज नॉट डिपेंडेंट टू एनी अदर स्टेट फॉर इट अफेयर्स, यानी कि हम लोग कोई दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है कि दूसरा कंट्री कोई लॉ बनाएगा तभी हम लोग फॉलो करेंगे, दूसरा कंट्री क्या कर रहा है उसके हिसाब से करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग अपना देखेंगे, दूसरे कंट्री अपना देखेंगे। हमारे पास पूरा का पूरा राइट्स है कि हम लोग अपना कानून खुद ही बना सकते हैं। ओके, इट हैज टू एस्पेक्ट्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। मतलब कि एक्सटर्नल सॉवर्जिनिटी भी एक है हमारे पास और इंटरनल सॉवर्जिनिटी भी है।
एक्सटर्नल सॉवर्जिनिटी मतलब क्या है? एक्सटर्नल सॉवर्जिनिटी मतलब कि हमें किसके साथ ट्रेड करना है, किसके साथ नहीं करना है, हम कौन सा कानून को, इंटरनेशनली कानून को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, वो हमारे डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और इंटरनल सॉवर्जिनिटी मतलब, इंटरनल सॉवर्जिनिटी रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स एंड इंडिविजुअल्स। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को सॉवर्जिनिटी के बारे में लिखना है। आइए अभी नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं सोशलिज्म के बारे में। ऐसे ही आपका सोशलिज्म के ऊपर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कुछ बारे में। एक्सप्लेन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको सोशलिज्म के बारे में लिखना पड़ेगा। आप लोग कैसे करेंगे? पॉइंट वाइज लिखेंगे, सब कुछ पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप आंसर्स को लिख पाइएगा। ठीक है, सबसे पहला बुलेट पॉइंट में द टर्म सोशलिस्ट सोशलिस्ट रेफर्स, एक मिनट, सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड by the 42nd अमेंडमेंट। 42nd, एक काम कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल। स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, मुझे भी पता है, आप लोग लिखते रहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, एक्ट ऑफ 1976। तो सोशलिस्ट टर्म कब आया था? सोशलिस्ट टर्म 1976 को आया था। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो सोशलिज्म बोल के कुछ भी नहीं था वहां पे। बी आर अंबेडकर नहीं लिखे थे सोशलिज्म बोल के या तो सोशलिस्ट बोल के, ये बाद में आया है। ये सोशलिस्ट जो वर्ड है ये बाद में आया है, इसका मतलब हम अभी आपको समझाते हैं। लेकिन आया कब था, सबसे पहले ये कंफर्म कर लीजिए। 1976 को आया और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है देखिए, सेकेंड पॉइंट में लिखिए, इट मीन्स सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इन द ट्रू सेंस। मतलब सोशलिस्ट वर्ड आने का उद्देश्य मेन यही था कि सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करना। पहले जाति पाति धर्म बहुत देखा जाता था, ठीक है, वो छोटा जाति का है, वो बड़ा जाति का है, छोटा जाति के लिए एक अलग सा काम रख दिया जाता था कि वो सिर्फ वही काम करेगा, है ना। तो इस तरह से एकदम बिल्कुल ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले काम के बेसिस पे, सोसाइटी के बेसिस पे, और सबको इक्वल सोशल इज्जत भी मिले, है ना। इसके वजह से यहां पे सोशलिस्ट वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। थर्ड में लिखिए, सोशल इक्वालिटी entails discourages, एक मिनट, सोशल इक्वालिटी इंटेल्स डिस्करेजिंग डिस्क्रिमिनेशन। मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन को डिस्करेज करता था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सब एक है, सारे के सारे इंसान एक है ना। डिस्क्रिमिनेशन based on caste, creed, color, एक मिनट, कास्ट, क्रीड, कलर,
रिलीजियन, ओके, जेंडर, लैंग्वेज। मतलब इसमें फोकस किया जाता था कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज। ठीक है, हर कोई समान है, हर व्यक्ति समान है और हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहता है, मतलब कि मिलना चाहिए। सोसाइटी में सेम इज्जत रहनी चाहिए हर किसी की, और सोसाइटी में हर काम हर किसी को मिलना चाहिए जो वो करना चाहता है। क्लियर सा बात है? ठीक है, तो इतना आप लोगों को बस लिख देना है सोशलिज्म के लिए। ठीक है, इसके बाद लिखिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे डेमोक्रेसी का। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन, डेमोक्रेसी का बात करेंगे, एक्सप्लेन द कंसेप्ट। ये सब 5-5 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा, आप लोग बैठे मत रहिए, लिखिए प्लीज। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इस तरह से आएगा। ओके, सो आइए इसको भी लिखते हैं, पॉइंट वाइज में लिखते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कैन बी डिफाइंड, कैन बी डिफाइंड, democracy can be defined as the government, as the government of the people, of the people, comma, for the people। मतलब कि गवर्नमेंट लोगों का है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा इलेक्ट किया है ना। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बाय द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट लोगों का है, लोगों के लिए काम करने वाला है और लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया है। ठीक है, बाय द पीपल। तो चलिए सेकेंड पॉइंट में लिखिए, पीपल एक्सरसाइज, पीपल एक्सरसाइज, पीपल एक्सरसाइज देयर पावर, देयर पावर इन पॉलिटिकल, इन पॉलिटिकल प्रोसेस बाय चूजिंग, बाय चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब कि आप लोग अपना पावर इस्तेमाल करते हैं, सारी के सारी जनता अपने पावर इस्तेमाल करती है एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए। क्लियर है कि नहीं बताइए? तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है कि नहीं बताइए? इसमें सारे के सारे जन को वोट देने का, सारे के सारे जन को अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री को इलेक्ट करने का पूरा राइट है। आप लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, आप लोग चुनते हैं कि हमारे देश के नेता कौन होना चाहिए। वो अकेले नहीं बैठ सकता, जबरदस्ती नहीं बैठ सकता, आप लोग चुनते हैं, पीपल चुनता है उसको। ठीक है, तो चलिए, चूजिंग, चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए ये सब सारा चीज जो मैं लिखवा रहा हूं, यही सब सब चीज लिखना है, इसलिए इसको याद करना है। ओके, आप अपने बेसिक लैंग्वेज में मत लिखिएगा, थोड़े थोड़े करके लाइक याद करना शुरू कीजिए। अब थर्ड पॉइंट में लिखिए, इंडिया इज द, इंडिया इज द, इंडिया इज द लार्जेस्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग ऐड कर देते हैं। एक एक पॉइंट ये भी है कि इंडिया लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी है पूरा का पूरा दुनिया में। इंडिया का चर्चा होता है डेमोक्रेसी के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन
अडॉप्टेड। ये सारे के सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे क्या भैया एग्जाम में? बिल्कुल सारे के सारे पॉइंट लिखने का आप कोशिश कीजिएगा, जितना तक याद हो जाए उतना अच्छा है आपके लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अडॉप्टेड यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यूनिवर्सल अडल्ट अडल्ट फ्रेंचाइज, अडल्ट फ्रेंचाइज gives every citizen, gives every citizen above 18 years, above 18 years, above 18 years the right to vote, the right to vote, irrespective, irrespective of their, irrespective of their caste, color, religion, एक्सेट्रा। मतलब कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि आप एक बार 18 साल के हो जाओ, आपको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। मैटर नहीं करता कि आप कौन से कास्ट से हो, कौन से कलर से हो, कौन से रिलीजन से हो, कुछ भी यहां पे मैटर नहीं करता। आप बस 18 साल के होने चाहिए वोट देने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है। वोट देना ना देना ये आपका मामला है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट दे के रखा है 18 साल के बाद कोई भी इंसान वोट दे सकता है। ठीक है, छोटी जाति बड़ी जाति कोई भी। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद बस हो गया। हम लोग अब करेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में। तो डेमोक्रेसी के बारे में आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में। आइए अब हम लोग बात करेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म। ठीक है, लिखिए इसका आंसर, लिखिए पॉइंट पॉइंट वाइज में लिखिए। सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म means secularism means separation of separation of religion religion from political, economic, economic, social and cultural aspects of nation, and cultural aspects of nation। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म क्या कहता है दोस्तों? सेक्युलरिज्म बोलता है कि रिलीजन को पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट से दूर रखा जाए। रिलीजन अलग है, हर रिलीजन एकदम सेम सेम है। ओके, रिलीजन का कंटेक्स्ट एकदम अलग है। हर रिलीजन को इक्वलिटी प्रोवाइड किया जाए, हर रिलीजन को इक्वल वे में देखा जाए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक पूरा का पूरा रिलीजन बेस नहीं बना सकते हम लोग। एक कोई भी इकोनॉमी, कोई भी सोशल एंड कल्चरल काम हम लोग रिलीजन को सेपरेट करके नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सेकेंड पॉइंट, द टर्म सेक्युलर, द टर्म
secular was added to the to the preamble by 42nd constitutional amendment 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 act of 1976। यानी कि दोस्तों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दो वर्ड आए थे, एक आए थे सोशलिस्ट, एक आया था सेक्युलरिज्म, एक आया था सोशलिस्ट, एक आया था सेक्युलर। ओके, तो ये बाद में 1976 में ये अमेंड हुआ है, नॉर्मली ये लाया गया है, इंदिरा गांधी ने इसको लाने का प्रयास किया था। ओके, चलिए, तो सेक्युलर वर्ड आया, इसका मतलब क्या होता है पूरा प्रॉपरली आप लोग लिख लीजिए। इट एम्फसाइजेस it emphasized dissociation of the state from religion, मतलब कि अपने कंट्री को पूरा रिलीजन मुक्त करवाना है, सारे के सारे रिलीजन एक है, सारे के सारे जाति पाति एक है, ये दिखाना था इनको। ठीक है, इसीलिए वर्ड सेक्युलर लाया गया। एंड फुल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन, यानी कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी है, कंट्री में सारे के सारे जन को फुल फ्रीडम मिलेंगे, जो भी राइट एक मतलब कि धर्म को मिल रहे हैं वो दूसरे धर्म को भी मिलेंगे, इसमें कुछ भी बंटवारे नहीं होंगे, ये देश सबका है। ठीक है, फुल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद इट प्रोवाइड्स, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया गया, कोई भी रिलीजन नहीं देखा गया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी इसके बाद से प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ये वर्ड ये सिखाता था। इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज for followers of all religion, and no discrimination on the grounds of religion, ठीक है, तो दोस्तों आइए इसको पूरा का पूरा अच्छे से फिर वापस से समझ लेते हैं। तो सेक्युलर कब आया था, सेक्युलर वर्ड कब आया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सेक्युलर वर्ड को लाया गया था। इट एम्फसाइजेस डिसोसिएशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन एंड फुल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन। ये टारगेट करके रखा था, सेक्युलर वर्ड का ये मोटिव था, ये एम था कि इस देश में सारे के सारे मतलब कि रिलीजन एकदम समान हो, सारे के सारे रिलीजन एकदम समान हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और इक्वल तरह के फ्रीडम मिले। और थर्ड पॉइंट में लिखे इट ऑल्सो स्टैंड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर फॉलोअर्स ऑफ ऑल रिलीजन। यहां पे हिंदू मुस्लिम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलता है, इक्वल काम मिलता है, अपने नॉलेज के बेसिस पे वो लोग सारे के सारे चीज ले सकते हैं, सारे के सारे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं।
तो ये हमें सेक्युलर वर्ड सिखाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज फिलहाल हम लोग इतना ही करेंगे, और आप लोगों को ये लेक्चर अगर समझ में आया तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे। एक क्वेश्चन तो आप इसमें से एक्सपेक्ट करके रखिए। चलिए मिलते